बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अशोक नाम का लड़का रहता था। गांव छोटा था, मिट्टी के घर थे, खेत खलिहान थे और लोग साधारण जीवन जीते थे। गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता था, खुशियों गमों में साथ खड़ा रहता था। लेकिन यही गांव कभी कभी निर्दयी भी हो जाता था। अशोक की उम्र सिर्फ 7 साल की थी जब उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके माता पिता अचानक ही बीमारी से चल बसे। माँ की ममता और पिता का सहारा दोनों एक झटके में छिन गए। उस छोटे बच्चे के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। घर के आंगन में खेलते हुए, माँ के हाथ की रोटी खाते हुए और पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए जो बच्चा मुस्कुराता था, अब उसकी आंखों में बस आंसू रह गए थे। पहले पहले जब उसके माता पिता की चिता जल रही थी, तब गांव वाले रोए भी थे और सहानुभूति भी जताई थी। कई औरतों ने दुलार से कहा, बेटा अब घबराना मत, हम सब हैं तुम्हारे साथ। लेकिन ये बातें बस कुछ दिनों तक ही चली। धीरे धीरे हर कोई अपने जीवन में व्यस्त हो गया। जब सवाल आया कि अशोक कहाँ रहेगा, किसके घर जाएगा, तो सबने पल्ला झाड़ लिया। कोई बोला, हमारे घर में पहले से ही 4 बच्चे हैं, एक और को कैसे पाले। दूसरा बोला, इसकी देखभाल करना आसान नहीं, इसके खर्च कौन उठाएगा। तीसरा बोला, अनाथ बच्चा है, न जाने किस किस्मत का बोझ लेकर आया है। और इस तरह पूरा गांव होते हुए भी अशोक बिल्कुल अकेला हो गया। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास एक छोटा सा आश्रम था। वहां एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। बाबा कोई बड़े साधु संत नहीं थे। वे ज्ञान के उपदेश नहीं देते थे, न ही किसी धार्मिक समारोह के बड़े करता धरता थे। वे बस सादगी से रहते थे, अपनी झोपड़ी और आश्रम की सफाई करते। और गांव वाले उनका सम्मान इसलिए करते क्योंकि उन्होंने जीवन भर किसी से बुरा नहीं किया। गांव वालों ने मिलकर तय किया, इस बच्चे को बाबा के पास छोड़ दो, वे अकेले रहते हैं। बच्चा उनका हाथ बंटा देगा और वैसे भी हमारे बस की बात नहीं है। और बिना पूछे अशोक को वहीं पहुंचा दिया गया। बाबा ने छोटे से बच्चे को देखा, दुबली काया, फटे कपड़े, आंखों में आंसू। बाबा का दिल पिघल गया। उन्होंने झुककर उसका सिर सहलाया और बोले, आजा बेटा, तू अब यही रहेगा। उस दिन से आश्रम ही अशोक का घर बन गया। आश्रम बहुत साधारण था, एक छोटा सा आंगन, मिट्टी की दीवारें, फूस की छत। गांव वाले कभी कभी वहां खाने का सामान पहुंचा जाते थे। कोई मुट्ठी भर चावल, कोई थोड़ी दाल, तो कोई बासी रोटियां। बाबा उसी से अपना पेट भरते। अब वही रोटियां अशोक के हिस्से में भी आने लगी। कभी दोनों का पेट भर जाता, कभी दोनों भूखे ही सो जाते। पर एक बात तय थी, अब अशोक अकेला नहीं था। बाबा उसका सहारा बन चुके थे। धीरे धीरे जीवन चल पड़ा। सुबह होते ही बाबा झाड़ू लगाते, आंगन साफ करते, पानी भरते। अब इन कामों में अशोक भी मदद करने लगा। वह घड़ा उठाकर कुएं से पानी भर लाता, आश्रम के बाहर पत्ते समेटता, झाड़ू लगाने में हाथ बंटाता। शाम होते ही गांव के बच्चे खेलने के लिए बुलाते तो अशोक भी उनके साथ भाग जाता। कभी गिल्ली डंडा खेलता, कभी कबड्डी, कभी पेड़ पर चढ़ता। उनके बीच खेलते हुए वह थोड़ी देर के लिए माँ बाप की याद भूल जाता। पर रात होते ही जब सब अपने अपने घर लौट जाते और वह बाबा के साथ अकेला बैठता, तो उसकी आंखें भर आती। कभी कभी वह धीमी आवाज में पूछता, बाबा मेरे माँ बाप कहाँ चले गए। बाबा मुस्कुराकर आकाश की ओर इशारा करते, बेटा ऊपर सितारों में। जब रात को आसमान देखो तो समझ लेना कि वे तुम्हें देख रहे हैं। ये बातें सुनकर उसका दिल हल्का हो जाता। समय की गाड़ी रुकती नहीं। अशोक अब 12 साल का हो चुका था। उसके चेहरे पर बचपन की मासूमियत थी, पर अब खेलकूद में उसकी रुचि और बढ़ गई थी। सुबह शाम बच्चों के साथ कूद फांद करता। बाबा देखते और सोचते, ये बच्चा कब समझेगा, न जमीन है न घर है। अगर मेहनत नहीं सीखी तो आगे कैसे जी पाएगा। पहले अशोक बाबा के साथ घंटों बातें करता, उनकी मदद करता, पर अब खेलकूद में इतना थक जाता कि शाम को सीधे सो जाता। बाबा का दिल चिंतित रहता। वे सोचते, अगर मैं बूढ़ा हो गया तो इस बच्चे का क्या होगा। समय और बीत गया।
अब अशोक 15 साल का हो गया। बाबा की उम्र ढल रही थी। उनकी आंखें कमजोर हो गई थीं, शरीर भारी हो गया था। अब उन्हें हर दिन यही चिंता सताती, अगर कल मैं न रहा तो इस बच्चे का क्या होगा। और एक दिन उन्होंने ठान लिया कि अब अशोक को सच्चाई बतानी ही होगी। शाम का समय था। अशोक खेलकर लौटा, थका हुआ आंगन में बैठा। बाबा ने उसे पास बुलाया। उनकी आंखों में ममता भी थी और चिंता भी। बेटा, बाबा ने धीरे से कहा, कब तक खेलोगे? जिन बच्चों के साथ तुम खेलते हो उनके माँ बाप हैं, उनके खेत हैं, पर तुम्हारे पास क्या है? न खेत, न घर, न परिवार। अशोक चुप हो गया। उसकी आंखों में सवाल थे पर होठों पर शब्द नहीं। बाबा ने आगे कहा, तुम जानते हो हमारा जीवन कैसे चलता है। कभी गांव वाले कुछ खाने को दे गए तो हम जी लेते हैं, वरना भूखे ही रहना पड़ता है। अगर अभी से मेहनत नहीं सीखोगे तो आगे की जिंदगी बहुत कठिन होगी। अशोक की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, पर बाबा, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे तो कुछ आता ही नहीं। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोले, बेटा, मेरे पास कोई बड़ा ज्ञान नहीं है, पर मैंने इतना जरूर सीखा है कि मेहनत करने वाला इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। किस्मत कोई ऊपर से नहीं देता, बल्कि मेहनत से उसके दरवाजे खुलते हैं। अशोक का दिल पिघल गया। उसके गाल पर आंसू बह निकले। बाबा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, आज से तुम बच्चे नहीं रहे। 15 साल की उम्र में तुम्हें जीवन के नियम सीखने होंगे। खेल कूद अब छोड़ो, मेहनत शुरू करो, तभी तुम्हारी जिंदगी सुधरेगी। उस रात अशोक देर तक जागा रहा। बाबा की बातें उसके मन में गूंज रही थी। उसने खुद से वादा किया, कल से खेलना बंद, मैं मेहनत ढूंढूंगा। उस रात अशोक ने बाबा से वादा किया था कि अब वह खेल कूद छोड़कर काम की तलाश करेगा। सुबह जब आंख खुली तो मन में एक अजीब आसी हलचल थी। आज से उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला था। उसने बाबा के पैर छुए। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटा, आज का दिन तुम्हें कुछ सिखाएगा। जो भी अनुभव मिले उसे ध्यान से समझना, यही तुम्हारी असली पढ़ाई होगी। अशोक ने मन ही मन ठान लिया, अब मैं बच्चा नहीं, बड़ा हो चुका हूं। अब मुझे अपनी किस्मत खुद लिखनी है। अशोक गांव की गलियों में घूमने लगा। किसी से पूछता, चाचा, कोई काम हो तो बता दीजिए, तो कोई टाल देता, अरे अभी तो तू छोटा है, खेल कूद कर, काम बाद में करना। कभी किसी के घर चला जाता तो कोई हंसकर कहता, तेरे जैसे लड़के को कौन काम देगा, जा खेल कूद कर। सुबह से दोपहर हो गई। पैर थक चुके थे, पसीना बह रहा था, पर काम कहीं से न मिला। वह खेतों की ओर निकल गया। देखा, किसान धूप में झुककर खेत जोत रहे थे, महिलाएं घास उखाड़ रही थीं। उनके पसीने की बूंदें मिट्टी में गिर रही थीं। अशोक उन्हें देखता रहा और सोचने लगा, वाह, ये लोग तो कितनी मेहनत करते हैं। शायद मुझे भी ऐसा ही कुछ करना होगा। पर उस दिन उसे कोई काम न मिला। खाली हाथ लौटकर जब वह आश्रम पहुंचा तो बाबा इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ बेटा? बाबा ने पूछा। अशोक ने सिर झुका लिया। काम तो नहीं मिला बाबा, पर मैंने देखा कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। मुझे समझ आ गया है कि बिना मेहनत के जीवन चलना असंभव है। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, ठीक है बेटा, आज तुम्हें पहला सबक मिला, कल फिर कोशिश करना। अगले दिन भी अशोक सुबह से ही निकला। इस बार उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। वह गांव के एक कोने में पहुंचा जहां एक दूध बेचने वाला आदमी भैंसों को चारा खिला रहा था। अशोक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, सेठ जी, क्या मुझे आपके यहाँ काम मिल सकता है? दूधवाला पहले तो मुस्कुराया, काम तू कर पाएगा? ये आसान नहीं है। भैंसों को चारा डालना, पानी पिलाना, कभी नहलाना, सब मेहनत का काम है। अशोक ने दृढ़ आवाज में कहा, सेठ जी, मैं करूंगा, मुझे मेहनत करनी है। दूधवाले ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, दुबला पतला शरीर, लेकिन आंखों में चमक। उसने सोचा, चलो इसे मौका देता हूं। उसने कहा, ठीक है, अगर मेहनत कर सका तो तुझे कुछ पैसे दूंगा, और हाँ,
शाम को थोड़ा दूध भी मिल जाएगा। अशोक की आंखें चमक उठी। हाँ सेठ जी, मैं करूंगा। भैंसों को चारा डालना और पानी पिलाना उतना आसान नहीं था जितना अशोक ने सोचा था। भारी भारी गट्ठर उठाना, गंदगी साफ करना, भैंसों को काबू में रखना उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। कुछ ही देर में उसकी सांसें फूलने लगीं, हाथ कांपने लगे, पीठ दर्द करने लगी, पर उसने हार नहीं मानी। उसके मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, बाबा ने कहा है मेहनत ही किस्मत बदलती है। पूरा दिन खटने के बाद जब शाम आई तो सेठ आया। उसने काम देखा और कहा, अच्छा किया है, धीरे धीरे सीख जाएगा। फिर उसने एक मिट्टी का छोटा मटका दूध से भर कर दिया। ये ले, अब से हर शाम थोड़ा दूध तेरे लिए रहेगा। अशोक ने उस मटके को दोनों हाथों से थामा। उसके चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। वह सीधे आश्रम पहुंचा और बाबा को दूध थमाते हुए बोला, बाबा, आज से मैं भी कमा रहा हूं। बाबा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने दूध गर्म किया, दोनों ने मिलकर पिया। बाबा ने कहा, बेटा, दिल लगाकर काम करना, डरना मत, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। उस रात अशोक को पहली बार सुकून की नींद आई। अब हर दिन उसकी दिनचर्या बदल चुकी थी। सुबह जल्दी उठता, भैंसों को चारा डालता, पानी पिलाता, कभी नहलाता, दिन भर वही काम दोहराता। शुरुआत में बहुत थकान होती, शरीर दर्द करता, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत होने लगा। हाथों में ताकत आने लगी, कदमों में फुर्ती। 1 महीना बीत गया। अब वह न सिर्फ काम सीख चुका था बल्कि सेठ को भी प्रभावित करने लगा। महीने के अंत में दूध वाले सेठ ने उसे कुछ पैसे दिए। अशोक ने उन पैसों को हथेलियों में कसकर पकड़ा और बाबा के पास दौड़ता हुआ पहुंचा। बाबा, देखो, ये मेरी पहली कमाई है। बाबा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा बेटा, अब सीख लो कि पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले अपनी जरूरत पूरी करो, खाना खाओ और कोशिश करना कि कुछ पैसे बचा भी सको, क्योंकि आगे चलकर यही तुम्हारे काम आएंगे। अशोक ने सिर हिलाकर हामी भरी। उस दिन उसके दिल में पहली बार सपने जागने लगे। उसने सोचा, एक दिन मैं भी अच्छे कपड़े पहनूंगा, स्वादिष्ट खाना खाऊंगा और अपना छोटा सा घर बनाऊंगा। अब हर रात सोने से पहले अशोक कल्पना करता, अपने घर की, अपने आंगन की, जहां बाबा उसके साथ होंगे। उसके सपनों की आंखों में चमक थी। बाबा उसे रोज कहते, बेटा, मेहनत करने वाले को कोई रोक नहीं सकता, बस ईमानदारी से काम करते रहो। अशोक बाबा की हर बात दिल से लगाता। इस तरह 1 साल बीत गया। अब अशोक 16 साल का हो चुका था। उसका शरीर पहले से मजबूत था, चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके पास अब कुछ बचत भी थी। वह और बाबा मिलकर अपने खाने का इंतजाम करते, पैसों का हिसाब रखता और धीरे धीरे अपने सपनों की ओर बढ़ता। गांव वाले अब उसे देखकर कहते, देखो, ये वही अनाथ बच्चा है, पर अब कितना मेहनती हो गया है। पिछले 1 साल की मेहनत ने अशोक को बिल्कुल बदल दिया था। अब वह सिर्फ दूध वाले का काम नहीं करता था, बल्कि और काम तलाशने में लगा हुआ था। उसकी सोच साफ थी, जितना ज्यादा मेहनत करूंगा उतना ही जल्दी अपनी जिंदगी सुधार पाऊंगा। गांव वाले अब उसे आदर की नजर से देखने लगे थे। कोई उसे बेचारा अनाथ नहीं कहता था, बल्कि सब कहते, ये लड़का मेहनत की मिसाल है। एक दिन वह गांव के पास जंगल में गया, जहां लकड़हारा पेड़ से गिरी टहनियां इकट्ठा कर रहा था। अशोक ने पास जाकर कहा, चाचा, क्या मैं भी आपकी मदद कर सकता हूं? लकड़हारा पहले हंस पड़ा। अरे बेटा, ये आसान काम नहीं है। कुल्हाड़ी चलाना, लकड़ी उठाना, इसमें बहुत ताकत चाहिए। अशोक ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं सीखना चाहता हूं, मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। लकड़हारे ने सोचा, ठीक है, देखता हूं ये कितना टिकता है। उसने अशोक को कुल्हाड़ी दी। पहले ही वार में कुल्हाड़ी तिरछी चली गई और उसके हाथ में छाला पड़ गया। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दांत भींचकर काम जारी रखा। कुछ ही दिनों में वह लकड़ी काटने और टहनियां इकट्ठा करने में तेज हो गया। अब लकड़हारा भी उसकी तारीफ करने लगा। बेटा, तू सचमुच मेहनती है।
तुझसे अच्छा मददगार मुझे कभी नहीं मिला। इससे अशोक की कमाई में थोड़ा और इजाफा हो गया। बरसात का मौसम आया तो खेतों में रोपाई का काम शुरू हुआ। गांव के किसानों को मजदूर चाहिए थे। अशोक आगे बढ़ा और बोला, काका, मैं भी खेतों में काम करूंगा। पहले दिन जब वह कीचड़ में धंस कर धान रोप रहा था तो पैर लड़खड़ा रहे थे, पीठ दुख रही थी, लेकिन उसने किसी को शिकायत नहीं की। गांव वाले उसे देखते और कहते, ये बच्चा सचमुच जिद्दी है, मेहनत से पीछे नहीं हटता। धीरे धीरे अशोक खेतों के काम में भी पारंगत हो गया। कभी पानी देना, कभी कटाई, कभी बोझा ढोना, सब करता। अब उसके पास 3 अलग अलग काम थे। सुबह दूध वाले का, दिन में खेतों का और समय मिलने पर लकड़हारे का। हर काम से जो भी पैसे मिलते अशोक उन्हें संभाल कर रखता। बाबा की बातें उसे हमेशा याद रहती। पैसे सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी बचाए जाते हैं। वह फिजूल खर्ची नहीं करता, खाने पीने का साधारण इंतजाम करता और बाकी पैसे छुपाकर बचाता। धीरे धीरे उसके पास एक छोटी सी गांठी सिक्कों की भरने लगी। जब भी वह उन सिक्कों को गिनता, उसके चेहरे पर एक सपनों भरी मुस्कान आ जाती। अब गांव में अशोक की पहचान अलग थी। लोग कहते, दिन रात मेहनत करता है, कभी आराम नहीं करता। कुछ लोग तो अपने बच्चों को देखकर कहते, सीखो अशोक से, अनाथ होकर भी इतना करता है और तुम लोग जरा सा काम करने में बहाने बनाते हो। अशोक यह सब सुनता, लेकिन घमंड नहीं करता। उसके मन में बस एक ही बात रहती, मुझे अपने बाबा का सपना पूरा करना है और अपनी जिंदगी बदलनी है। धीरे धीरे उसके सपने भी बड़े होने लगे। अब वह सिर्फ खाना और कपड़े नहीं चाहता था, बल्कि सोचता था, एक दिन मैं भी दूसरों की मदद करूंगा। मैं अकेला हूं, लेकिन मेहनत से सब पा सकता हूं। गांव की सुबह बड़ी चहल पहल वाली होती थी। उस दिन भी दूध वाले के आंगन में कामकाज चल रहा था। गाय भैंसों को चारा डाला जा चुका था, बर्तन साफ किए जा रहे थे और वहीं अशोक अपनी रोज की तरह लगन से काम कर रहा था। उस समय गांव का प्रधान रामदास दूध वाले से मिलने आया। दोनों खटिया डालकर आंगन में बैठ गए और आपस में गांव की बातें करने लगे। अशोक ने आदर से दोनों के सामने पानी के गिलास रख दिए। प्रधान ने गिलास हाथ में लिया और अशोक की ओर गौर से देखा। प्रधान ने दूध वाले से पूछा, भाई, ये लड़का कौन है? मैंने गांव में इसे पहले कभी नहीं देखा। दूध वाला मुस्कुराया और बोला, अरे प्रधान जी, ये अशोक है। पिछले साल से मेरे पास काम कर रहा है, बड़ा मेहनती है। प्रधान थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, अशोक, अशोक, कहीं ये वही तो नहीं? वही बच्चा जिसके माता पिता की मौत हो गई थी? याद है, हम सबने ही उसे उस बूढ़े बाबा के पास आश्रम में रहने को कहा था। दूधवाला बोला, हाँ वही है प्रधान जी। अब बड़ा हो गया है, तभी आप पहचान नहीं पाए। प्रधान की आंखों में पहचान की चमक लौट आई। वह बोला, सचमुच इतने साल बाद देख रहा हूं, इसलिए पहचान नहीं पाया। दूधवाला आगे बोला, प्रधान जी इतना मेहनती लड़का है कि क्या बताऊं। सुबह से लेकर शाम तक एक पल चैन नहीं लेता, बिल्कुल शिकायत नहीं करता। मैंने कई लड़के काम पर रखे थे, पर कोई इतने दिन टिक नहीं पाया। यह तो साल से भी ज्यादा हो गया है मेरे पास, और कभी आलस नहीं किया। प्रधान ने सराहना भरी नजर से अशोक को देखा। वह मन ही मन सोचने लगा, यह लड़का सचमुच अपनी तकदीर खुद लिखने वाला है। कुछ देर बाद प्रधान ने दूधवाले से कहा, तुम्हें पता है, इसके माता पिता की एक झोपड़ी थी, गांव के किनारे बनी थी, लकड़ी मिट्टी की। अब टूटी फूटी हालत में है, लेकिन अब यह बड़ा हो गया है, मेहनत भी कर रहा है, कमाई भी करता है, तो इसे अपनी झोपड़ी में रहना चाहिए। दूधवाला बोला, बिल्कुल प्रधान जी, ठीक ही कह रहे हैं आप। प्रधान ने आवाज लगाई, अशोक बेटा इधर आओ। अशोक दौड़कर आया और आदर से बोला, जी प्रधान जी। प्रधान ने स्नेह भरे स्वर में कहा, बेटा तुम्हारे माता पिता की जो झोपड़ी थी ना, वही तुम्हारी है। गांव के लोग भी जानते हैं कि वह तुम्हारा घर है। अब तुम मेहनत कर रहे हो, कमाई कर रहे हो, तो चाहो तो उसे ठीक करवा सकते हो और वहीं रह सकते हो। कोई गांव वाला तुम्हें कुछ नहीं कहेगा।
वह तुम्हारा अपना घर है। यह सुनकर अशोक की आंखों में चमक आ गई। वह भावुक होकर बोला, सच प्रधान जी, वह झोपड़ी मेरी है। प्रधान मुस्कुराया, हाँ बेटा, तुम्हारी ही है। अशोक ने हाथ जोड़कर प्रधान का आभार जताया। धन्यवाद प्रधान जी, आपने मुझे ये याद दिलाया। उस शाम काम निपटाकर अशोक चुपचाप गांव के किनारे गया। वहां उसकी पुरानी झोपड़ी खड़ी थी, टूटी फूटी हालत में, जैसे समय की मार ने उसे जर्जर कर दिया हो। कहीं से लकड़ियां उखड़ी हुई थीं, छत में बड़े बड़े छेद हो गए थे। अशोक दरवाजे पर खड़ा होकर सोचने लगा, यही तो मैं अपने माता पिता के साथ रहा करता था। यही मेरी बचपन की यादें हैं। अब ये टूटी हुई है, पर एक दिन मैं इसे फिर से बनाऊंगा। उसके चेहरे पर गहरी संतुष्टि और एक नई उम्मीद थी। शाम को आश्रम लौटकर उसने बाबा को सारी बात बताई। बाबा, आज प्रधान जी ने मुझे मेरी झोपड़ी के बारे में बताया। मैं अभी होकर आया हूँ। बहुत टूटी हुई है, पर अब मुझे लगता है कि एक दिन मैं इसे ठीक करके वहां रह सकता हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब तुम्हारे पास अपनी झोपड़ी है, जमीन है और तुम मेहनत भी कर रहे हो। एक दिन जब तेरे पास पर्याप्त साधन होंगे तो उस झोपड़ी को दोबारा बना लेना और वहां रहना। अशोक ने तुरंत कहा, पर बाबा, मैं अकेला वहां कैसे रहूंगा? आप भी मेरे साथ चलेंगे। मैं आपको छोड़कर अकेला नहीं रह सकता। बाबा उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटा, लेकिन याद रखो, पहले मेहनत करनी होगी। मेहनत से ही घर बनता है और मेहनत से ही जीवन सुधरता है। जब तू अपने दम पर झोपड़ी सुधार पाएगा, तभी उसका सुख भी समझ पाएगा। अशोक ने सिर हिलाकर कहा, जी बाबा, मैं मेहनत करूंगा। झोपड़ी देखकर लौटने के बाद से अशोक के मन में एक सपना बस गया था। एक दिन मैं इस झोपड़ी को फिर से खड़ा करूंगा। इसे ऐसा बनाऊंगा कि इसमें बारिश का पानी भी न टपके और धूप भी न चुभे। उस दिन से जब भी वह काम करता, उसकी आंखों के सामने वही सपना घूमता। लेकिन अब जो पैसे उसे दूध वाले से महीने में मिलते, वे बहुत कम लगने लगे। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर मुझे सच में अपना घर बनाना है तो मुझे और मेहनत करनी होगी। अब अशोक ने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह सुबह पहले दूध वाले की भैंसों को घास डालता, पानी पिलाता और साफ सफाई करता। फिर दोपहर को गांव के खेतों में जाकर मजदूरी कर लेता। कभी किसी किसान की फसल काटने में मदद करता, कभी सिंचाई करता, तो कभी मजदूरों के साथ मिट्टी ढोने का काम करता। शाम होते ही फिर लौटकर दूधवाले के आंगन में पहुंच जाता और भैंसों की सेवा में लग जाता। उसकी मेहनत देखकर दूधवाला भी दंग रह जाता। कभी कभी हंसकर कहता, अरे अशोक, तू तो मेरे काम से भी ज्यादा काम करता है। भगवान ने तुझे बड़ी ताकत दी है। अशोक बस मुस्कुराकर कह देता, सेठ जी, मेहनत ही मेरी पूंजी है। इस तरह अशोक की मेहनत का सफर चलता रहा। दिन, महीने और फिर पूरा एक साल बीत गया। उस एक साल में उसने अपने पसीने से मेहनत करके थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ लिया। रात को जब सब सो जाते तो अशोक चुपचाप अपने पैसे गिनता और मुस्कुराता, बस थोड़ा और, फिर मेरी झोपड़ी भी ठीक हो जाएगी। एक रात वह अपने सारे पैसे लेकर बाबा के पास आया। आश्रम में दोनों चटाई पर बैठे और पैसे गिनने लगे। अशोक बोला, बाबा, ये सब मैंने जमा किया है, अब झोपड़ी ठीक करानी है। बाबा ने पैसे गिनकर कहा, बेटा, इतने पैसों से झोपड़ी तो सुधर जाएगी, लेकिन तेरी पूरी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। अशोक ने आत्मविश्वास से कहा, कोई बात नहीं बाबा, अब मैं दोगुनी मेहनत करता हूँ, फिर से पैसे जोड़ लूंगा, पर पहले अपना घर बनाऊं ताकि बारिश और धूप से बचाव हो सके। बाबा ने उसके चेहरे को गौर से देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, बस ऐसे ही हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहना, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ ही दिनों बाद बाबा और अशोक ने मिलकर झोपड़ी के लिए सामान खरीदा। लकड़ियां, मिट्टी, फूस और सबसे जरूरी टिन की चादर, ताकि बरसात का पानी भीतर न आए। गांव के 2-3 मजदूरों की मदद से झोपड़ी की मरम्मत शुरू हुई। दीवारें फिर से खड़ी की गईं, छत पर टिन की चादरें लगाई गईं। झोपड़ी अब पहले जैसी टूटी फूटी नहीं रही, बल्कि एक नई जान पा गई। जब झोपड़ी तैयार हुई
तो अशोक के चेहरे पर संतोष की चमक थी, लेकिन उसने अभी उसमें रहने की शुरुआत नहीं की। उसने सोचा अभी समय नहीं आया, जब मैं और मजबूत हो जाऊंगा तब यहां रहूंगा। कुछ ही समय बाद एक दिन दूधवाले की एक भैंस बीमार हो गई। दूधवाले ने अशोक से कहा, बेटा, पास के कस्बे से डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। अशोक पहली बार उस छोटे शहर की ओर चला। वहां उसने डॉक्टर को ढूंढा और पूरी बात बताई। डॉक्टर ने कहा, मैं कल सुबह ही आऊंगा। डॉक्टर से बात करके अशोक लौटने ही वाला था कि उसकी नजर एक डेयरी पर पड़ी। वहां एक छोटा ऑटो खड़ा था और उसमें से दूध उतारा जा रहा था। अशोक रुककर कुछ देर देखने लगा। उसके मन में सवाल उठा, ये लोग इतना सारा दूध कहां से लाते हैं? उसने डेयरी वाले से जाकर पूछा, भैया, ये दूध कहां से आता है? डेयरी वाला बोला, हम गांव गांव जाकर दूध इकट्ठा करते हैं और यहाँ बेचते हैं। शहर में कोई भैंस नहीं पालता, इसलिए यहाँ दूध की जरूरत पूरी हमें ही करनी होती है। अशोक के मन में तुरंत विचार आया। उसने कहा, मेरे सेठ जी के पास भी 6 भैंसें हैं। उनका दूध ज्यादातर गांव में ही चला जाता है, लेकिन बहुत सारा दूध बच भी जाता है। डेयरी वाले ने उत्सुक होकर कहा, अगर तुम वो दूध हमें दे सको तो हम तुम्हें अच्छे पैसे देंगे। शाम को अशोक जब लौटा तो पहले तो उसने डॉक्टर वाली बात बताई, फिर धीरे से बोला, सेठ जी, आज शहर में डेयरी देखी, वहां लोग गांव का दूध बेचते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम दूध देंगे तो वे अच्छे पैसे देंगे। दूधवाला थोड़ा सोच में पड़ा और बोला, बात तो ठीक है बेटा, लेकिन दूध वहां ले जाने का काम कैसे होगा? अशोक बोला, मैं ले जाया करूंगा सेठ जी, पास ही में है और मेरे पास साइकिल है, मैं आसानी से पहुंचा दूंगा। दूधवाला उसकी बात से प्रभावित हुआ। उसने कहा, ठीक है अशोक, पर एक शर्त है, सारे लेन देन का जिम्मा तेरा होगा। मुझे उतने ही पैसे मिले जितने मैं यहाँ गांव में लेता हूँ, बाकी जो भी बचे वो तेरा मेहनताना होगा। अशोक का दिल खुश हो गया। वह बोला, सेठ जी, जैसा आप कहें, मैं ईमानदारी से सब करूंगा। दूधवाले ने स्नेह से उसकी पीठ थपथपाई। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है बेटा। अगले ही दिन सुबह अशोक ने साइकिल के दोनों ओर बंधी बड़ी बड़ी कनस्तरों में दूध भरा। साइकिल थोड़ी भारी हो गई, लेकिन अशोक ने पसीना पोंछते हुए हिम्मत बांधी और शहर की ओर निकल पड़ा। डेयरी पहुंचकर उसने दूध तौलवाया और बेच दिया। डेयरी वाले ने तुरंत पैसे गिने और बोला, अब रोजाना तुम ही लाना दूध, दाम भी पक्के हो गए हैं। अशोक के मन को बड़ी राहत मिली। उसे पता चला कि शहर में दूध का भाव गांव से कहीं ज्यादा है, यानी अब हर दिन उसे अच्छा मुनाफा मिलेगा। शाम को लौटकर अशोक ने सबसे पहले दूध वाले सेठ को हिसाब दिया। सेठ जी, आज इतने में दूध बिका, ये रहे आपके पैसे और ये रहा मुनाफा। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुनाफा तो तेरा ही है, मुझे मेरी रकम मिल गई, वही काफी है। लेकिन अशोक ने सिर हिलाया, नहीं सेठ जी, मुनाफा आधा आधा होना चाहिए। दूध तो आपकी भैंसों का है, मैं तो सिर्फ एक नौकर हूं। सेठ उसकी ईमानदारी देखकर भावुक हो गया। उसने अशोक के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तू मेहनती भी है, ईमानदार भी और नेक दिल भी। याद रख, तू एक दिन जरूर कामयाब होगा। उस रात अशोक ने सारी बात बाबा को बताई, कैसे दूध बिक रहा है, कैसे मुनाफा मिल रहा है और कैसे सेठ ने भरोसा जताया। बाबा ने संतोष से कहा, बहुत अच्छा बेटा, अब पीछे कदम मत हटाना। जो काम शुरू किया है उसमें आगे ही बढ़ना। दिन पर दिन बीतते गए। अशोक रोज सुबह दूध लेकर डेयरी जाता, शाम को लौटता और बाकी समय सेठ की सेवा करता। 6 महीने लगातार यह सिलसिला चलता रहा। अब तक अशोक 18 बरस का हो चुका था। उसके पास अच्छे पैसे भी इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि डेयरी से उसे मुनाफा बढ़िया मिल रहा था। एक रात बाबा के साथ बैठे अशोक ने कहा, बाबा, क्यों न हम अपनी भी एक भैंस खरीद लें? झोपड़ी के पास थोड़ी जगह है, उसमें आराम से रख सकते हैं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, सोच तो बहुत अच्छी है बेटा, और अगर दूध बेचना ही है तो गांव में नहीं, वही शहर की डेयरी में बेचना। अशोक बोला, हाँ बाबा, मैं भी यही सोच रहा था। बाबा ने उसे समझाया,
लेकिन याद रख, सेठ जी को बिना बताए यह काम मत करना। उनकी वजह से ही आज तू यहाँ तक पहुंचा है। अशोक ने तुरंत कहा, बिल्कुल बाबा, उनकी इजाजत के बिना मैं कुछ नहीं करूंगा। अगले दिन सुबह अशोक ने सेठ को अपने मन की बात बताई। सेठ ने पहले तो गौर से उसकी बातें सुनी, फिर मुस्कुराकर बोला, बेटा, तू तो मेरी आंखों का तारा है। तूने इतनी ईमानदारी से मेरा काम संभाला, इसलिए मैं ही तुझे एक भैंस दिलवाऊंगा। कुछ ही दिनों में अशोक ने अपनी बचत से पैसे जोड़कर भैंस खरीद ली। अब वह और भी व्यस्त हो गया। अब अशोक का दिन कुछ ऐसा हो गया। सुबह सबसे पहले अपनी भैंस को घास पानी देना, फिर सेठ की भैंसों का काम निपटाना और उसके बाद डेयरी तक दूध पहुंचाना, सेठ का भी और अपना भी। सारा दिन उसके पास काम से फुर्सत नहीं रहती थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मेहनत की चमक और आत्मविश्वास झलकता था। इन्हीं दिनों एक दुखद घटना घटी। बाबा, जिन्होंने बचपन से उसे पाला था, धीरे धीरे बीमार पड़े और फिर एक दिन इस दुनिया से चले गए। अशोक ने उनका अंतिम संस्कार और 13वीं अपने ही पैसों से की। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन दिल में गर्व भी था कि वह अपने बाबा की सेवा अंत तक कर सका। बाबा के जाने के बाद अशोक के पास अब आश्रम खाली हो गया। वह अकेला रह गया। आखिरकार उसने अपनी सुधरी हुई झोपड़ी को ही अपना घर बना लिया। अब उसकी दिनचर्या तय हो चुकी थी। सुबह सबसे पहले अपनी भैंस की सेवा, फिर सेठ के यहाँ काम और उसके बाद शहर जाकर दूध पहुंचाना। यही उसकी जिंदगी की नई लय बन चुकी थी। समय तेजी से बीतता गया। अशोक अब 20 साल का हो चुका था। पिछले साल भर में उसने इतनी मेहनत की कि अब उसकी झोपड़ी के पास ही उसने टीन की जगह एक छोटा सा पक्का कमरा बनवा लिया। यह कमरा उसके जीवन की मेहनत का सबसे बड़ा सबूत था। अब उसके पास अपनी 3 भैंसें भी थीं। सुबह से लेकर रात तक उन्हीं की देखभाल, दूध निकालना और शहर की डेयरी तक पहुंचाना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। धीरे धीरे अशोक को महसूस हुआ कि अब उसे सेठ के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। उसके पास अपनी भैंसें थीं, अपना काम था और अपनी मेहनत का फल भी। एक दिन उसने सेठ के पास जाकर साफ कहा, सेठ जी, अब मैं आपका काम छोड़ना चाहता हूँ। मेरे पास अपनी 3 भैंसें हो गई हैं, उन्हीं पर ध्यान देना चाहता हूँ। सेठ पहले थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसकी आंखों में खुशी झलक आई। वह बोला, बेटा, मुझे बहुत गर्व है कि एक अनाथ लड़का, जिसने जीवन की शुरुआत बिल्कुल खाली हाथ से की, आज अपनी मेहनत से इतना आगे पहुंच गया। अशोक ने झुककर उनके पैर छुए और बोला, सेठ जी, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। आपने भरोसा किया, तभी मैं आज यहाँ तक पहुंचा। सेठ ने उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, यह सब तेरी ही मेहनत का फल है। तूने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद बनाई है। अब गांव वाले भी अशोक को नए नजरिए से देखने लगे थे। जहां कभी लोग उसे बेचारा अनाथ कहते थे, अब वही लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। गांव की चौपाल पर अक्सर बातें होती, देखा अशोक को, कैसे उसने अपनी मेहनत से सबको साबित कर दिया कि इंसान चाहे कितने भी बुरे हालात में क्यों न हो, अगर हिम्मत और आत्मविश्वास हो तो अपनी किस्मत बदल सकता है। अशोक अमीर तो अभी नहीं बना था, लेकिन उसने मेहनत से इतना हासिल कर लिया था जितना उसने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। अब उसके पास अपना पक्का कमरा था, 3 भैंसें थीं, डेयरी से अच्छा मुनाफा मिल रहा था और सबसे बड़ी बात, गांव भर का सम्मान भी मिल रहा था। दोस्तों, अशोक की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान चाहे कितने ही कठिन हालातों में क्यों न हो, अगर वह सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास से काम करे तो अपनी किस्मत को खुद बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और कुछ सीख मिली हो तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। क्या आप भी अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हैं? हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे।